Hello students and my dear friends, welcome to my channel. I am Dr. Shalini Shukla and today is 5th of June 2020, Friday. So let's start with Business Standard Daily News Analysis. Inspiration of the day is real change is not an event, change requires repetitions. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Amazon in talks to buy $2 billion stake in Airtel. Amazon.com is in early stage to talk to buy worth rupees $2 billion stake in Bharti Airtel. As we all know that recently Facebook has already bought the 9.9% stake in Reliance Jio. Google was in talk with Vodafone in order to buy the stake. And in this news, we are going to see that Amazon.com isn't going to buy $2 billion worth stake in Bharti Airtel. And all these moves are actually turbocharging the Indian digital economy to become a digital economy. अगर हम बात करें कि अमेजोन कितना परसेंट शेयर खरीदने जा रहा है तो अप्रॉक्सीमेटली 5% का स्टेक जो है वो अमेजोन भारती एयरटेल में खरीद सकता है, ऐसा अभी डिस्कशन के थ्रू पता चल रहा है. हालांकि ये शेयर 10 to 8% तक भी वेरी कर सकता है. एज वी ऑल नो, भारती एयरटेल इज इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी. तो उसके करंट मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग 5% का स्टेक अमेजॉन इज लुकिंग इन भारती एयरटेल. जैसा कि हम देख रहे हैं जितने भी प्योर मोबाइल ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो जियो हो, चाहे वो वोडाफोन हो और चाहे वो एयरटेल हो, दे ऑल आर लुकिंग टू कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू टेक्नोलॉजी लेड कंज्यूमर फेसिंग प्लेटफॉर्म. और जिसमें कि बहुत सारे टेक्नोलॉजी एंड स्पेशली यूएस बेस्ड टेक्नोलॉजी जो है वो इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर से कोलैबोरेट कर रहे हैं या उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. अगर अमेजॉन की बात करें तो अमेजॉन ने प्रीवियसली ये कमिटमेंट भी दिया था कि वो इंडिया में बहुत बड़ा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी करेंगे. तो हो सकता है कि ये जो स्टेक जो अमेजॉन खरीदने जा रहा है भारतीय एयरटेल में, वो उसी अनाउंसमेंट का एक पार्ट हो. एयरटेल इज लुकिंग टू प्ले अ कैचअप गेम हेयर एंड फॉर अमेजॉन इट मेक्स ऑल द स्ट्रैटेजिक डायरेक्शनल सेंस फॉर द इंडिया बिजनेस. अब चाहे वो एयरटेल हो चाहे वोडाफोन हो, दोनों के लिए ये मैंडेटरी हो गया था कि स्ट्रैटेजिक इंटरडिपेंडेंस के तहत रिलायंस जियो को ओवरकम करने के लिए वो भी कुछ ऐसे स्ट्रैटेजिक अलायंसेस को फॉर्म करें. अदरवाइज क्या होगा, रिलायंस जियो ने पहले ही टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करके रखा है और इस तरह के और ज़्यादा अलायंसेस जब अगर जियो के बनेंगे टेक्नोलॉजी जियांस फेसबुक जैसी और व्हाट्सएप जैसी कंपनी से, तो इट कुड फर्दर ड्रास्टिकली चेंज द लैंडस्केप ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कॉम्पिटिटिव फील्ड. तो जियो के इसी मूव को ओवरकम करने के लिए एयरटेल और वोडाफोन भी कैचअप गेम की तरह जो बड़े बड़े टेक्नोलॉजी जियांट्स हैं उनके साथ अलायंस फॉर्म करने के लिए सोच रहे हैं. सी स्टूडेंट्स, इफ द कंपनी इज इन कॉम्पिटिशन, अगर आप कॉम्पिटिशन में हैं, इफ यू आर इन अ बिजनेस, देन यू हैव टू कॉम्पीट. आइदर यू हैव टू be one step ahead, and if you cannot be one step ahead from the other industry competitor, then actually you have to follow first mover advantage. तो जियो को मिलेगा ही मिलेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं वो जियो के इस मूव पर कोई एक्शन या कोई रिएक्शन ना ले. इसी को स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटेंसी या स्ट्रैटेजिक इंटरडिपेंडेंस कहते हैं. अगर हमारे कॉम्पिटिटर कोई ऐसा स्ट्रैटेजिक डिसीजन ले रहे हैं जिससे कि उनकी कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी या मार्केट में उनका मार्केट शेयर बढ़ेगा, तो बीइंग इन कंपटीशन हमें भी उस स्ट्रैटेजिक डिसीजन को ओवरकम करके अपने मार्केट शेयर को या अपनी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाने के लिए मूव लेने पड़ते हैं. तो उसी को ओवरकम करने के लिए वो एयरटेल और वोडाफोन दोनों ही अदर टेक्नोलॉजी जियांट्स के साथ अलायंसेस के बारे में सोच रहे हैं. अमेजॉन के लिए भी ये बहुत स्ट्रैटेजिक होगा. क्यों? क्योंकि अमेजॉन भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहले ही अनाउंसमेंट कर चुका है, क्योंकि इंडिया इज़ अ बिग मार्केट. कोई भी बड़ी कंपनी इंडिया की मार्केट को छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकती है. तो अमेजॉन का ये पहले ही डायरेक्शन था कि अमेजॉन जो है वो इंडिया में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगा. तो एयरटेल के साथ टाई अप करना या एयरटेल के साथ अलायंस बनाना उसी बिग पिक्चर का एक छोटा सा स्टेप हो सकता है. और सिर्फ 5% का स्टेक ही नहीं, अमेजॉन बहुत सारे अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को भी देख रहा है. हो सकता है कि जो स्टेक है वो 10% तक भी बाई करे एयरटेल में.
एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं, ऑफिशियल्स ये भी कह रहे हैं कि जो डिस्कशन है वो भी बहुत अर्ली स्टेज में, हो सकता है ये डील फाइनलाइज ना हो सकता है डील इस फॉर्म में फाइनलाइज ना हो, बट एक चीज़ तो, एक डिसीजन तो श्योर है कि अगर डील फेल हो जाती है, द कंपनी कुड ऑल्सो टुक एन कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन दैट गिव भारतीज कस्टमर चीप एक्सेस टू अमेजोन प्रोडक्ट। अगर ये डील फेल होती है, इसके बाद भी भारती एयरटेल और अमेजोन एक ऐसे अलाइंसेस में जाएंगे, एक ऐसा कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन करेंगे जिसमें भारती एयरटेल के जितने भी कस्टमर हैं उनको अमेजोन के प्रोडक्ट जो हैं वो चीपली असेसेबल हो कंपैरिजन टू अदर सर्विस प्रोवाइडर। तो कंपनी की तरफ से अभी कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, बट ऐसा कहा जा रहा है कि कोई ना कोई अलायंसेस तो फॉर्म होगा। अगर स्टेक नहीं खरीदेगी अमेजोन तो कुछ कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस भी हो सकते हैं। अगर हम डिजिटल डेटा की बात करें, प्रेजेंस की बात करें, अमेजोन हैज़ कमिटेड $6.5 billion investment in Indian market, means Amazon is looking to invest approximately this amount in upcoming years. It has also expanded its offering in India via its voice activated speakers, video streaming and cloud storage. और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 6 हफ्तों में रिलायंस जियो ने $10 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट फंड है वो रेज किया है फ्रॉम इंटरनेशनल और ग्लोबल इन्वेस्टर्स। तो उसी की तरह वोडाफोन और एयरटेल भी ग्लोबल अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गूगल इज ऑल्सो एक्सप्लोरिंग द अपॉर्चुनिटी विद वोडाफोन। और अगर हम भारतीय एयरटेल के स्टेक होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो दिस इज द पैटर्न ऑफ भारतीय एयरटेल। जैसा कि हम देख सकते हैं, इंडियन प्रोमोटर एंड ग्रुप का जो स्टेक है वो 38.7% है। एफपीआई जो ऑलरेडी एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो उनका 20.2% का स्टेक है। फॉरेन प्रमोटर्स का 20.1% का स्टेक है। इंश्योरेंस कंपनीज, अदर कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स का भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो दिस इज अ कंप्लीट शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ भारती एयरटेल। तो अगर अमेजोन इसमें इन्वेस्ट करता है तो किस पार्ट में इन्वेस्ट करेगा, ये आगे देखने वाली बात है। क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस आएंगे, ये आगे जब डील फाइनल हो जाएगी तब हमें पता चलेगा। बट अगर आप देख सकते हैं, इस जैसे ही ये न्यूज़ कल मार्केट में फ्लोट हुई, इमीडिएटली भारतीय एयरटेल के जो स्टॉक थे वो उन्होंने जंप शो किया। और वो जंप कितना था? 3.9% का चेंज कल इस न्यूज़ के रिलीज होने के बाद देखने को मिला इन भारतीय एयरटेल स्टॉक प्राइसेस। अगर आपको याद हो तो वोडाफोन के स्टॉक प्राइसेस के साथ भी यही हुआ था जब ये न्यूज़ फ्लोट हुई थी कि गूगल इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन वोडाफोन आइडिया। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, पिछले कुछ महीनों से हमें इस तरह की डील्स देखने को मिल रही हैं अपने टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में। तो अगर ये डील फाइनल होती हैं, फेसबुक और रिलायंस की तो डील फाइनल हो गई है, बट अगर गूगल और अमेजोन की भी डील फाइनल होती हैं तो आगे आने वाले टाइम में हमारी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को, और वो उनके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। दो इस तरह की डील्स के स्टूडेंट दोनों के ही अपने फ़ायदे हैं, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने फेसबुक और रिलायंस की डील डिस्कस करी थी। तो उस डील में हमने ये भी डिस्कस किया था कि इस तरह की बड़ी बड़ी जो डील्स होती हैं उसके क्या एडवांटेज होते हैं और क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो these types of deals indicating the drastic change in the Indian telecommunication industry in coming time. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 given on page number 1. Moratorium without interest waiver more detrimental, Supreme Court. कल की हमने न्यूज़ में देखा था कि आरबीआई ने एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर आरबीआई ने ये कहा कि अगर वो इंटरेस्ट वेवर देता है लोन टेकर्स को, लोन होल्डर्स को, देन इट कुड बी डेट्रीमेंटल टू द हेल्थ ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो उसी के रिस्पॉन्स में सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहा है कि अगर आपने वेवर इंटरेस्ट पर वेवर नहीं दिया, अगर लोन के इंटरेस्ट पर वेवर नहीं दिया, तो वो सिचुएशन ज़्यादा डेट्रीमेंटल होगी कंपैरिजन टू कमर्शियल बैंक्स फाइनेंशियल वायबिलिटी। द गवर्नमेंट शुड नॉट प्रायोरिटाइज इकोनॉमीज ओवर हेल्थ। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जिसमें उसने ये कहा है कि गवर्नमेंट को इकोनॉमी को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए ओवर द हेल्थ और द सोशल सेक्टर और द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इकोनॉमिक प्रायोरिटी कभी भी सोशल प्रायोरिटी से ऊपर या सोशल
और हेल्थ प्रायोरिटी से हेल्थ कभी ऊपर नहीं हो सकती. द ऑब्जर्वेशन केम अ डे आफ्टर आरबीआई फाइल्ड एन एफिडेविट सेइंग इट वाज अगेंस्ट द फोर्स वेवर ऑफ द इंटरेस्ट. जैसे आरबीआई ने अपना इंटरेस्ट लिया, अपना स्टैंड लिया था कि आरबीआई अगेंस्ट है फोर्स्ड वेवर ऑफ इंटरेस्ट के, तो उसी पर कोर्ट ने आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री को दो ऑप्शन दिए हैं और कहा है कि इन दो ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा ऑन इंटरेस्ट वेवर. वो दो ऑप्शंस कौन से हैं? आइदर नो इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन ड्यूरिंग द मोराटोरियम पीरियड और नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन इंटरेस्ट. सुप्रीम कोर्ट ने कहा या तो आप बिल्कुल भी इंटरेस्ट चार्ज मत करिए उस 6 मंथ के मोराटोरियम पीरियड पे, या जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है एटलीस्ट उस पर तो इंटरेस्ट मत चार्ज करिए आप. तो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड बहुत क्लियर है. सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि आइदर आप इंटरेस्ट वेवर, कंप्लीट इंटरेस्ट वेवर आरबीआई प्रोवाइड करे, या जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है उसको वेव ऑफ करे. सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि एक एंड पर तो आप मोराटोरियम ग्रांट कर रहे हैं और दूसरे एंड पे अगर देखा जाए तो आप इंटरेस्ट पे कोई भी रिलीफ नहीं दे रहे हैं. वाइल ऑन वन एंड यू आर ग्रांटिंग मोराटोरियम ऑन अदर नथिंग ऑन इंटरेस्ट. तो इस तरह से फाइनेंशियल वायबिलिटी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशली स्मॉल स्केल जो कंपनीज हैं, उनके लिए ये सिचुएशन ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी, ज़्यादा डेट्रीमेंटल सिचुएशन होगी. इंडिविजुअल्स जो इस समय इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे बट उनका इंटरेस्ट एक्रूड हो रहा है और उन्हें इवेंचुअली इंटरेस्ट तो पे ही करना है, और इंटरेस्ट पर भी आप इंटरेस्ट लगाएंगे तो दैट कुड बी मोर डेट्रीमेंटल सिचुएशन. तो अब सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री से इन दो ऑप्शंस पर उनका स्टैंड पूछा है और ये कहा है कि आप इन दो ऑप्शन में से जो भी फीजिबल हो उसको अप्लाई करिए. और सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को भी फटकार लगाया ये कहते हुए कि आरबीआई जो भी एफिडेविट फाइल करेगा वो पहले कोर्ट में आएगा, ना कि मीडिया में. जो कल की न्यूज़ थी उसमें आरबीआई ने जो एफिडेविट फाइल करने जा रही थी आरबीआई, वो कोर्ट में सबमिट होने से पहले वो मीडिया में फ्लोट हो गया, तो जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन हुआ. तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी वजह से भी आरबीआई को बहुत ज़्यादा फटकार लगाई और ये कहा है कि RBI should be highly deprecated this practice and it should not be repeated again in future. This is the gist of the whole story. RBI ने दो ऑप्शंस, सुप्रीम कोर्ट ने दो ऑप्शन दिए हैं RBI और फाइनेंस मिनिस्ट्री को और उन दोनों पर उनका स्टैंड पूछा है. RBI का स्टैंड ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक्स इज प्राइमरी एंड द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इंटरेस्ट ऑफ द लोन टेकर. And RBI is not going to actually waive off any interest, or it is just a deferment that RBI has given to the loan taker. अब कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसने बोला इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज नॉट हायर देन द हेल्थ ऑफ द पीपल. तो अब इन दोनों के बीच में क्या डिसीजन होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देखती है, ये फ्यूचर रूलिंग्स में हमें देखने को मिलेगा. और जो भी रूलिंग आएगी उसका इम्पैक्ट बहुत सेक्टर्स पर पड़ सकता है, बहुत, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, सबके ऊपर इस पर्टिकुलर डिसीजन का इम्पैक्ट पड़ने वाला. तो दिस डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन इकोनॉमी. हालांकि इसमें कई एक्सपर्ट के अपने अपने टेक हैं. कुछ ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का काम पॉलिसी फॉर्मेशन का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को पॉलिसी और इवन फाइनेंशियल मैटर में इंटरवीन नहीं करना चाहिए. कुछ एक्सपर्ट ये कहते हैं नहीं, इट इज़ ऑल अबाउट द वेलबींग ऑफ द पीपल. तो सुप्रीम कोर्ट का पूरा जुरिडिक्शन बनता है, बट कहीं ना कहीं आप इसको जुडिशियल एक्टिविज्म का पार्ट भी देख सकते हैं, जहाँ पर जुडिशरी जो है वो पॉलिसी फॉर्मेशन के डोमेन में जंप कर जाती है या इसका इंक्रोचमेंट होता है पॉलिसी फॉर्मेशन में. और जुडिशरी का प्राइमरी मैंडेट क्या है? जुडिशरी का प्राइमरी मैंडेट जस्टिस इंश्योर करना है बाय कमांड, ऑर्डर एंड परसेप्ट. रिटन और ओरल जस्टिस इशू करना है, ना कि पॉलिसी फॉर्मेशन. आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 6. इंडिया नीड्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फिस्कल डेफिसिट विल राइज, सेज कोटक. कल कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट उदय कोटक ने अपने जो मीटिंग चल रही है उसमें ये कहा है, जो एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है CII की, उसमें ये कहा है financial and fiscal stability of the country is more important than fiscal deficit. In spite of rising fiscal deficit, government should focus on more financial stability and infusion of liquidity in the economy so that demand can be revived. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन तो फिक्स है, हो सकता है आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाए कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट का क्या नाम है, तो इट इज उदय कोटक.
तो उदय कोटक का कल का स्टैंड एनुअल जनरल मीटिंग में ये रहा है कि फिस्कल डेफिसिट तो बढ़ेगा, इनएविटेबली राइज। क्यों राइज करेगा? क्योंकि इस समय रिवेन्यू शॉर्टफॉल हो रहा है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सबका रिवेन्यू फॉल कर रहा है और गवर्नमेंट की का एक्सपेंडिचर हेल्थ सेक्टर में और सोशल सेक्टर में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को अब अपने फिस्कल डेफिसिट की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दे करके फाइनेंशियल एंड फिजिकल स्टेबिलिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। Terming India's sovereign rating downgraded by Modi's as a warning shot. कोटक ने ये कहा है कि जो मोडीज ने इंडिया की जो क्रेडिट रेटिंग गिराई है, इट्स अ वार्निंग शॉट एंड गवर्नमेंट शुड नीड टू मेंटेन द फिस्कल स्टेबिलिटी बाय taking bold step in order to mitigate the economic and social impact of COVID-led crisis on individual businesses and फाइनेंशियल सेक्टर। एक्सपर्ट का ये कहना है कि इस बार का इस फाइनेंशियल ईयर का जो डेफिसिट है वो 11.5% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जाएगा और जो टारगेट हम कितना रखते हैं हर बार, अप्रॉक्सीमेटली 3% ऑफ जीडीपी का टारगेट रहता है अंडर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जो कि इस बार कितना शूट अप कर सकता है, 11.5% तक शूट अप कर सकता है। और इवन कोविड-19 की सिचुएशन, ये जो पैंडेमिक आया, इससे पहले भी जो अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो इससे पहले भी फिस्कल डेफिसिट 6.5% ऑफ जीडीपी था। इस इतना बड़ा फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट को अप्रॉक्सीमेटली 10 ट्रिलियन का लॉस गवर्नमेंट को इस फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस फिस्कल डेफिसिट। और जो एक रिसेंटली कंट्रोवर्शियल इशू चल रहा है दैट वेवर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स, तो उस पर इनका टेक ये रहा है कि अगर कॉमर्शियल बैंक्स चाहें तो वो अपने लोन टेकर्स को मोराटोरम देने के साथ में लोन वेवर भी दे सकते हैं, बट स्टिल कॉमर्शियल बैंक्स आर अंडर ऑब्लिगेशन टू सर्व द डिपॉजिटर्स बोथ ऑन प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट। अगर आप अपने लोन टेकर्स को, जो आपके जिन्होंने आपसे लोन लिया है, अगर आप उनको इंटरेस्ट का वेव ऑफ कर रहे हैं, कमर्शियल बैंक्स कर रहे हैं, आरबीआई डिसीजन ले रही है कि उनको उनका इंटरेस्ट वेव ऑफ करेंगे, इसके बावजूद भी बैंक्स को इंटरेस्ट पेमेंट से वेव ऑफ नहीं मिलेगा, उन्हें अपने डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। दे आर अंडर ऑब्लिगेशन, चाहे वो अपने बोरोवर्स को कितना भी मोराटोरम पीरियड दे दें या कितना भी लोन वेवर दे दें। तो अगर हम उदय कोटक की बात करें तो इनका स्टैंड बहुत क्लियर है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा और गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट पर उतना ध्यान ना दे करके अपनी स्पेंडिंग को और बढ़ाना चाहिए ताकि इकोनॉमी जल्दी रिवाइव हो सके। फिस्कल स्टेबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन फिस्कल डेफिसिट। और जो मूडीज रेटिंग एजेंसीज और जो फिच और एसएनपी जो रेटिंग दी है, दैट्स अ वार्निंग शॉट फॉर इंडियन इकोनॉमी टू टेक नेसेसरी एक्शन एज सून एज पॉसिबल। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 6। बोरोइंग बाय स्टेट्स डबल ड्यूरिंग लॉकडाउन। Due to the severe dip in the revenue during the lockdown, the market borrowing by state government has been doubled over to 1.6 trillion from April to early June. तो अप्रैल और जून के महीने में जितने भी स्टेट और गवर्नमेंट्स हैं, उनकी बोरोइंग पिछले साल की बोरोइंग के कंपैरिजन में डबल हो गई। पिछले इसी सेम पीरियड की बोरोइंग कितनी थी? 60,000 करोड़ की बोरोइंग इसी अप्रैल और जून के मंथ में पिछली बार स्टेट्स ने करी थी, जो कि इस बार बढ़ के 1.26 ट्रिलियन हो गई है। The government, state and union territories have had to increasingly resort to borrowing to meet their funding exigencies owing to severe revenue shortfall and causing by the shutdown। ये केयर इंडिया की फाइंडिंग है, जिसमें केयर ने बताया है कि डबल हो गई है बोरोइंग, मार्केट बोरोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स की डबल हो गई है और इसका बेसिक रीजन जो है वो अपनी फंडिंग एग्जिजेंसीज और नीड को पूरा करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट कर रही हैं। बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बीन नोटेबली इंक्रीज द मार्केट बोरोइंग सिंस द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021। और इसी बोरोइंग की वजह से कॉस्ट ऑफ द बोरोइंग ना इंक्रीज हो, आरबीआई कंटिन्यूसली मेजर्स ले रही है। और उस मेजर में जो दो इंपॉर्टेंट मेजर आरबीआई ने लिए वो क्या थे? शार्प कट इन द पॉलिसी रेपो रेट। अगर हम देखें तो अप्रैल से लेकर के मार्च से लेकर के आरबीआई ने अप्रॉक्सीमेटली 115 बेसिस पॉइंट का पॉलिसी रेपो रेट में कट किया है और कई सारे अदर मेजर्स लिए हैं जिससे कि लिक्विडिटी मार्केट में इन्फ्यूज हो सके और जो गवर्नमेंट के लिए कॉस्ट ऑफ द बोरोइंग्स है वो ज़्यादा ना बढ़े। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था ऑपरेशन ट्विस्ट भी आरबीआई ने किया था इन ऑर्डर टू डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ द बोरोइंग्स फॉर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। As per the CARE rating, 22 states and 1 union territory have cumulative raised 1.26
ट्रिलियन बाय द वे ऑफ इश्यूइंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और स्टेट गवर्नमेंट डेवलपमेंट लोन, जिसको SDL भी बोलते हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। हो सकता है SDL का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में आ जाए तो उसको याद रखेंगे। स्टेट डेवलपमेंट लोन के थ्रू, इट मीन्स मार्केट एक्सेस के थ्रू 22 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरीज ने अप्रॉक्सीमेटली 1.2 ट्रिलियन का फंड रेज किया है। और कितने टाइम पीरियड के लिए, ये वेरी करता है, 1.5 से 2 ईयर्स तक के बॉन्ड जो हैं वो इश्यू किए गए हैं, और वेरी कर रहे हैं स्टेट टू स्टेट। किसी पर्टिकुलर स्टेट ने 1.5 ईयर तक के लिए ही बॉन्ड का इशू किया है, किसी ने 20 ईयर बॉन्ड्स को यूज़ किया है। जो अप्रॉक्सीमेटली जो सबसे ज़्यादा इशू हुए बॉन्ड्स हैं वो हुए हैं 10 ईयर्स की सिक्योरिटीज़, जो कि सबसे ज़्यादा इशू हुई हैं, 46% कॉन्स्टिट्यूट करती हैं टोटल सिक्योरिटीज़ का। मींस जो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज़ हैं उन्होंने 10 ईयर्स सिक्योरिटीज़ का सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, और वो कॉन्स्टिट्यूट करता है 46% ऑफ टोटल इशूड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अगर हम बात करें सबसे टॉप, सबसे ज़्यादा किसने मार्केट बोरोइंग की, तो उसमें तमिलनाडु हैज़ बीन टॉप द position in financial year 2021 in terms of market borrowing, followed by Maharashtra, Andhra Pradesh, Kerala, Rajasthan and Haryana। और अगर इन 6 स्टेट्स को मिला दें, all 6 स्टेट alone constituted 60% of the total market borrowing by the governments। तो इन 6 स्टेट्स ने, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला, राजस्थान और हरियाणा ने टोटल मिलाकर के 6% की बोरोइंग्स अकेले करी है। तो स्टेट्स की बोरोइंग इंक्रीज हो रही है, इसके अलग इंडिकेशन है। इसका एक सीधी सी मीन ये है कि फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा आगे आने वाले टाइम में। इंटर जनरेशनल जो इक्विटी होगी वो वेरी करे, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट हैं वो लोन ले रही हैं, ये गवर्नमेंट 5 साल बाद आएंगी या 3 साल बाद आएंगी, जब भी इलेक्शन होंगे आएंगे या नहीं आएंगे इसकी श्योरिटी नहीं। तो जो अपकमिंग गवर्नमेंट होगी उस पर ज़्यादा बर्डन बढ़ेगा, उसकी लोन लेने की कैपेसिटी या मार्केट बोरोइंग करने की कैपेसिटी डिक्रीज होगी। तो इंटर जनरेशनल इक्विटी पर फर्क पड़ेगा। लोन ले रही है गवर्नमेंट, इसका मतलब एक्सपेंडिचर कर रही है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में लिक्विडिटी भी इन्फ्यूज़ हो रही है, तो उसकी वजह से डिमांड भी जल्दी देखने को मिल सकती है। हालांकि RBI टाइम टू टाइम इस एक्सेस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब या इन्फ्यूज़ करने के लिए डिसीजन लेती रहती है। तो इस तरह के बहुत अदर इम्प्लीकेशन देखने को मिल रहे हैं कि जो स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट की बोरोइंग्स बढ़ रही हैं, इसके इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट है। और RBI की कंटिन्यूसली नज़र है कि इस तरह की लिक्विडिटी इतनी ना बढ़े कि जो इस रिसेशनरी कंडीशन की सिचुएशन में इन्फ्लेशन को भी बढ़ा दे। इन्फ्लेशन को भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होने देना है RBI को। तो RBI का प्रॉपर फोकस है इस चीज़ पर, कितनी बोरोइंग्स हो रही हैं, कितनी बोरोइंग्स अलाउ करनी है, कितनी लिक्विडिटी मार्केट में इंश्योर करनी है, जिससे कि एक्चुअली डिमांड तो रिवाइव हो बट इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ना बढ़े। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 गिवन ऑन पेज नंबर 10। क्रेडिट फंड्स अनलिस्टेड एक्सपोजर में राइज। क्रेडिट रिस्क फंड में कंटिन्यूअसली रिडम्पशन का प्रेशर बढ़ रहा है। तो हाई रिडम्पशन प्रेशर की वजह से जितने भी क्रेडिट रिस्क फंड्स हैं इनका एक्सपोजर अनलिस्टेड डेट पेपर्स की तरफ ज़्यादा हो सकता है इन ऑर्डर टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन ऑफ द रिडम्पशंस। तो अपने रिडम्पशंस के ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए जितने भी क्रेडिट रिस्क फंड्स हैं ये अब अनलिस्टेड डेट पेपर में ज़्यादा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या कर रहे हैं। और सेबी, अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट रेगुलेटर की, तो वो कतई ये नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो इन क्रेडिट रिस्क फंड्स का इन अनलिस्टेड डेट पेपर्स। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि अनलिस्टेड डेट पेपर्स क्या होते हैं या अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ होती क्या हैं, और क्यों सेबी ये नहीं चाहता कि क्रेडिट रिस्क फंड्स का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो अनलिस्टेड डेट पेपर्स में। आपको हो सकता है एग्जाम में भी पूछा जा सके कि अनलिस्टेड डेट पेपर्स क्या होते हैं या अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ क्या होती है। तो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ या अनलिस्टेड डेट पेपर्स ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि फॉर्मल एक्सचेंज रेट में जिसकी ट्रेडिंग नहीं होती। क्यों फॉर्मल एक्सचेंज रेट में ट्रेडिंग नहीं होती? क्योंकि ये लिस्टेड नहीं होते हैं किसी भी एक्सचेंज रेट में। और क्यों लिस्टेड नहीं होते हैं? क्योंकि ये मीट आउट नहीं करते हैं लिस्टिंग रेगुलेशन, लिस्टिंग क्राइटेरिया। जो भी सेबी ने किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड एक्सचेंज रेट में ट्रेड होने के लिए सर्टेन कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं, और उस कंडीशन पहले वो लिस्ट होगा, लिस्ट होने के बाद उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। बट लिस्टिंग के लिए एवरी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैज़ टू हैव सर्टेन ऑब्लिगेटरी कंडीशंस की ये कंडीशन फुल करेगा तभी वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट स्टॉक मार्केट में उसकी ट्रेडिंग होगी। तो होता क्या है, जो अनलिस्टेड डेट पेपर्स होते हैं या अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ होती हैं
ये वो रेगुलेटरी कंडीशन या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करती, इसलिए इनकी स्टॉक एक्सचेंज, किसी भी फॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में इनकी लिस्टिंग नहीं होती। लिस्टिंग नहीं होती तो इनकी ट्रेडिंग नहीं हो सकती, और अगर ये लिस्टिंग ट्रेडिंग नहीं हो रही फॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, तो इसका मतलब क्या होता है कि इस तरह के जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। हो सकता है ये आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न पे आउट कर दें, या हो सकता है बहुत ज़्यादा लॉस पे करे, क्योंकि इस पे सेबी का बहुत ज़्यादा रेगुलेशन नहीं चलता है। सेबी बहुत ज़्यादा हाईली रेगुलेट इनको नहीं कर सकती। इनकी ट्रेडिंग होती है, बिल्कुल होती है, बट फॉर्मल एक्सचेंज मार्केट में नहीं होती। इनकी ट्रेडिंग होती है OTC के थ्रू। OTC स्टैंड्स फॉर ओवर द काउंटर ट्रेडिंग। तो इनकी जो ट्रेडिंग होती है वो ओवर द काउंटर होती है, और काउंटर से ही जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसको इशू करवाते हैं। इसको कई बार हम OTC सिक्योरिटीज़ के भी नाम से जानते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें, कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि OTC सिक्योरिटीज़ क्या होती है, तो बेसिकली OTC सिक्योरिटीज़ अनलिस्टेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि किसी भी फॉर्मल एक्सचेंज में ट्रेडेड नहीं होते हैं, और इनका फुल फॉर्म ओवर द काउंटर सिक्योरिटीज होता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आप नोट डाउन कर सकते हैं या आप अपने माइंड में याद करके रख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री एस्टिमेट्स, सेवरल स्कीम्स इन दिस कैटेगरी हैड एक्सपोजर टू अनलिस्टेड सिक्योरिटीज इन द रेंज ऑफ 11 to 22%। तो कुछ दो क्रेडिट फंड्स हैं उनका तो एक्सपोजर 11 से 22% तक का है, और सेबी ने गाइडलाइंस ये है कि इस एक्सपोजर को कम करना है। सेबी के इंस्ट्रक्शंस आए हैं कि एवरी क्रेडिट रिस्क फंड हैज टू डिक्रीज दिस एक्सपोजर्स। इंडस्ट्री प्लेयर सेज दैट फंड्स हाउसेस कुड फाइंड इट चैलेंजिंग टू ब्रिंग डाउन द unlisted exposures in such scheme in line with the regulatory norms as redemptions have continued। और जो इंडस्ट्री प्लेयर हैं उन्होंने ये कहा है कि इसको कम करना अभी के लिए पॉसिबल नहीं है। इस पैंडेमिक की सिचुएशन में, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में क्रेडिट फंड्स को इस एक्सपोजर को कम कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिडम्पशन प्रेशर है सारे क्रेडिट रिस्क फंड्स पर। तो उस रिडम्पशन प्रेशर को ओवरकम करने के लिए अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ की तरफ फोर्सफुली जाना पड़ ही रहा है। और अगर हम बात करें मई के डेटा की, तो मई के डेटा में क्रेडिट रिस्क फंड कैटेगरी का जो असेट साइज है वो डिक्लाइन हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 5,258 करोड़ तक एज ऑफ May 29, जो कि अब कितना हो गया है 29,963.86 करोड़। तो इतना असेट साइड में श्रंक देखा गया है क्रेडिट रिस्क फंड कैटेगरी में। While overall market liquidity has improved, there is a less liquidity for unlisted securities as mutual funds are avoiding taking incremental exposure in this market segment। इवन एक इंडिपेंडेंट फंड मैनेजर ने कहा है कि कंपनी नीड्स टू कंप्लीट अ लॉट ऑफ लिस्टिंग नॉर्म्स बिफोर एक्सटेंडेड डेडलाइन। जो सेबी ने जो बेसिकली लिस्टिंग नॉर्म्स दिए हैं उसमें बहुत सारा प्रोसीजर है जिसको कंप्लीट कर पाना अभी फिलहाल के लिए क्रेडिट रिस्क फंड के लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये एक्सपोजर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। अगर हम किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की लिस्टिंग की बात करें तो बहुत सारे लिस्टिंग नॉर्म्स होते हैं जो कि सेबी एक्चुअली इशू करता रहता है टाइम टू टाइम, जिसको फॉलो करना पड़ता है। तो एज पर द फंड मैनेजर, company needs to follow lot of listing norms, and that is actually very cumbersome process. Some risk credit schemes can find it more challenging, और even कुछ जो credit risk schemes हैं जिनका unlisted securities में 50 to 70% तक का exposure है, उन सब के लिए इस तरह के लिस्टिंग नॉर्म्स को फॉलो कर पाना और लिस्टिंग अनलिस्टेड सिक्योरिटी या डेट पेपर्स में एक्सपोजर कम करना अभी फ़िलहाल के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी क्रेडिट रिस्क फंड का अगर एक्सपोजर 70% तक का है अनलिस्टेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ में, तो इट इज़ हाईली प्रॉब्लमेटिक इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कि आप उसको ओवरकम कर पाएँ या उसको कम कर पाएँ। इंडस्ट्री सोर्सेज सेज SEBI has recently asked mutual funds to disclose their exposure to unlisted paper to take stock of the situation। अब चूंकि एक्सपोजर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है तो सेबी ने सारे म्यूचुअल फंड कंपनी से कहा है कि आप अपने जितने भी अनलिस्टेड पेपर्स हैं, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं, उसका जितना भी स्टॉक है उसका सारा डिस्क्लोजर सेबी को दीजिए। तो इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर। अब देख लेते हैं कुछ न्यूज़ क्लिप्स। COVID-19 eats into consumer
कॉन्फिडेंस। आरबीआई ने एक सर्वे कराया था उस लॉकडाउन पीरियड का। उस सर्वे में आरबीआई ने यह पाया है कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस हैज कोलैप्स्ड इन मे एंड द एक्सपेक्टेशन फॉर द 1 ईयर इज दैट इंडियन हाउसहोल्ड विल रिमेन पेसिमिस्टिक एंड दे आर नॉट एक्चुअली गोइंग टू स्पेंड वेरी मच, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कोविड-19 की वजह से। तो ये आरबीआई का एक सर्वे था जिसमें ये पाया गया कि कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस है वो डिक्रीज हो रहा है और ये 1 साल तक रिवाइव नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कंज्यूमर के माइंड में। Consumer perception on the general economic situation, employment scenario, and household income has been plunged into deeper contraction. And even for upcoming year, it is looking into pessimist in nature, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का भी लोगों को अपनी जॉब सिक्योरिटी का पता नहीं कि कब उनकी जॉब चली जाए, मार्केट का पता नहीं कि कब मार्केट कोलैप्स कर जाए, बैंक्स का लोगों को अभी भरोसा नहीं है। बहुत लोग अपने कैश इन हैंड ज़्यादा रख रहे हैं। अगर आपको पता हो तो मैंने बताया था कि कैश सर्कुलेशन बढ़ गया है क्योंकि अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। तो इस तरह से जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है वो आगे आने वाले 1 साल तक पेसिमिस्ट ही दिख रहा है एज पर आरबीआई सर्वे। दूसरी न्यूज़ देख लेते हैं। इंडियाज पॉलिसी अनसर्टेनिटी एट 81 मंथ्स हाई। वही पहले वाली न्यूज़ जिसमें अनसर्टेनिटी इंडेक्स पे इंडिया की रेटिंग बढ़ गई है। जितने भी कंज्यूमर हैं, इकोनॉमिस्ट, एक्सपर्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है अबाउट द फ्यूचर कंडीशन। और ऐसा कहा जाए कि जो अनसर्टेनिटी इंडेक्स है वो 80 मंथ्स हाई, पिछले 81 महीनों में सबसे हाई है इस समय इंडिया की रेटिंग अनसर्टेनिटी इंडेक्स पे। और पिछले 4 महीनों से ये कंटिन्यूसली बढ़ रही है, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो अनसर्टेनिटी इज़ वेरी हाई इन इंडियन इकोनॉमी। और इस अनसर्टेनिटी की वजह से बिजनेस सेगमेंट हो, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एवरी वन इज़ इम्पैक्टेड, क्योंकि कोई पॉलिसी डायरेक्शन नहीं दिख रहा है। ये भी नहीं पता कि आगे आने वाले टाइम में इकोनॉमी रिकवरी करेगी कि नहीं करेगी, और अगर रिकवरी होगी तो किस तरह से रिकवरी होगी, यू शेप, वी शेप, डब्ल्यू शेप, कौन सी रिकवरी होगी, डिमांड बूस्ट करेगी कि नहीं करेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा कि घटेगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा। दे आर सो मेनी अनसर्टेनिटीज़। और आरबीआई और गवर्नमेंट जो है वो अभी भी कोई बहुत ज़्यादा स्टार्क पॉलिसी लेकर के नहीं आ पाए हैं रिकवरी को लेकर के। अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज। सेंटर सीक्स IRDAI GI काउंसिल व्यू ऑन रिट्रेशमेंट कवर। सेंटर ने इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल को डायरेक्शन दिए हैं कि वो इस बात की फीजिबिलिटी चेक करें कि अगर रिट्रेंचमेंट होता है तो कितना इंश्योरेंस कवर दिया जा सकता है। रिट्रेंचमेंट किस में? LIC में। और अदर गवर्नमेंट ओन जितने भी ये फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें तो अगर रिट्रेंचमेंट करती है गवर्नमेंट तो कितना इंश्योरेंस कवर है, क्या फिजिबिलिटी है इंश्योरेंस की। गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिए हैं IRDAI को और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल को कि इस आप रिट्रेंचमेंट कवर की जो इंश्योरेंस है उसको फिजिबिलिटी को चेक करें। तो कोविड-19 की वजह से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से जो भी लॉस होगा उसमें किस तरह का इंश्योरेंस कवर दिया जा सकता है। तो इस तरह की जो डायरेक्शंस अगर गवर्नमेंट दे रही है तो इस तरह के प्रेडिक्शन लगाए जा सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा जॉब लॉसेस या जॉब कट्स देखने को मिल सकते हैं इंडियन इकोनॉमी में। इसीलिए गवर्नमेंट अब एक इस तरह का इंश्योरेंस प्रोडक्ट लाना चाह रही है जो कि जॉब लॉस या सैलरी लॉस को या जॉब कट को ओवरकम करे, उस रिस्क को ओवरकम करे। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें बहुत सारे जो इंश्योरेंस फर्म्स हैं उसमें एक रिट्रेंचमेंट कवर, इंश्योरेंस कवर भी देखने को मिले, ऐसा प्रोडक्ट भी देखने को मिले। इंश्योरेंस क्या करते हैं? इंश्योरेंस रिस्क कवर करते हैं, ऐसा रिस्क जो कि अनसर्टेन हो। तो अगर अभी तक नेचुरल और फाइनेंशियल इस तरह के रिस्क कवर किए जाते थे, हेल्थ इंश्योरेंस होता था, लाइफ इंश्योरेंस होता था, अब आपको रिट्रेंचमेंट इंश्योरेंस भी देखने को मिलेगा। रिट्रेंचमेंट इंश्योरेंस मतलब अगर आपकी जॉब चली जाती है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कुछ पर्टिकुलर पीरियड तक सैलरी देगी या आपको बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी जब तक कि आपको दोबारा जॉब नहीं मिल जाती। हालांकि इस तरह के प्रोविजंस ऑलरेडी आपको बहुत सारे स्कैंडिनेवियन नेशंस में देखने को मिलेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। SBI टू रेस $1.5 बिलियन वाया ओवरसीज बॉन्ड्स। तो अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी लॉन्ग टर्म जो फंड्स है उसको रेस करने जा रही है थ्रू इंटरनेशनल मार्केट इन दिस फाइनेंशियल ईयर 2021। और कितना अमाउंट रेस करना चाह रही है? $1.5 बिलियन। तो अब
एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होने वाली 11 जून को, जिसमें ये डिस्कशन होगा, इस पर्टिकुलर ऑप्शन को एग्जामिन किया जाएगा, क्या ये फीजिबल है इंटरनेशनल मार्केट से बोरोइंग करना। अगर फीजिबल है तो एसबीआई में रेस money through public offer and the private placement of the senior unsecured notes in dollar or any other convertible currency during financial year 2021। और ऐसा क्यों कर रही है एसबीआई? बेसिकली जो इस बार के जो रीपेमेंट रिक्वायरमेंट है और जो लेंडिंग रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए, तो जो इंटरनेशनल मार्केट से या इंटरनेशनल बोरोइंग से जो भी पैसा आएगा, तो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के रीपेमेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो कि मैच्योर हो रहे हैं इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, उसका रीपेमेंट और जो लेंडिंग रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इस बार ग्लोबल मार्केट की तरफ जाना पड़ रहा है। और इवन इस तरह की मार्केट बोरोइंग के अलावा भी बाईलैटरल अरेंजमेंट भी और मल्टीलैटरल एजेंसीज जो कि फंड इशू करती हैं, उससे भी एसबीआई कंटिन्यूअसली नेगोशिएशन में है इन ऑर्डर टू रेज द फंड्स। तो अब हमें अपने कमर्शियल बैंक्स का इंटरनेशनल ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में भी एक्सपोजर देखने को मिलेगा। आज की न्यूज़ ऑफ द डे, अमेजॉन इन टॉक टू बाई $2 बिलियन स्टेक इन एयरटेल। इसको आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते हैं। इन सारे डील से क्या हमारे टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में क्या चेंज आ सकता है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी तो दिस कुड बी द प्रॉबेबल क्वेश्चन कि जो बड़े बड़े स्ट्रैटेजिक अलायंसेस हो रहे हैं तो उनमें क्या क्या उसकी वजह से एक्चुअली इवेंचुअल जो कस्टमर उसको फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, इंडियन इकोनॉमी को फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। दिस कुड बी अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। अगर आप एसबीआई या किसी तरह के एग्जाम तो मैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है। आज का अगर हम बोले वोकैबुलरी ऑफ द डे इज डेप्रिकेटेड। डेप्रिकेटेड मीन्स प्रतिकूल इच्छा प्रकट करना। और इस वर्ड को हमने कहाँ किस न्यूज़ में देखा है? जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को कहा है कि जो उसने मीडिया में पहले एफिडेविट पहुंचा दिया वो सुप्रीम कोर्ट को अच्छा नहीं लगा एंड इट इज डेप्रिकेटेड दैट मूव ऑफ आरबीआई, और आरबीआई को बोला था कि आप फ्यूचर में ऐसा कुछ काम दोबारा नहीं करेंगे। आज के न्यूज़ डिस्कशन में इतना ही स्टूडेंट। इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।